नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको एनडीए गठबंधन का पूरा गुणागणित समझाएंगे और बताएंगे कैसे गठबंधन के खेल में नरेंद्र मोदी भारी हैं। इस बार जनता ने बीजेपी की झोली में 272 सीटें नहीं डाली हैं और बीजेपी बहुमत से 32 सीट दूर है, लेकिन वोटर्स ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। ऐसे में गठबंधन की बाध्यताओं को देखते हुए कई सवाल उठ रहे हैं और सवालों के केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। और सवाल यह है, कहीं उनकी सौदेबाजी मोदी सरकार को मुश्किल में न डाल दे। लेकिन नंबरों का यह खेल इतना उलझा हुआ है कि मोदी सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आता। इस पूरे नंबर गेम को समझाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वो गाना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम छुपा रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ गम छुपाने के लिए ही कोई मुस्कुराता हो। कई बार राहत की मुस्कुराहट भी होती है। बीजेपी के लिए ये राहत की बात है कि बहुमत के आंकड़े से पीछे छूटने के बाद भी वो सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगल में बैठे दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सीटों को जोड़ दें तो करीब करीब बहुमत का आंकड़ा मिल ही जाता है। 2-4 कम पड़ते हैं तो उसके लिए चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम दूसरे सहयोगी दल हैं ही। मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने बाबा, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे थे और मैं तो इस लक्ष्य के साथ तब भी जुड़ा हुआ था जब मैं अपने जीवन के कठिन दौर से था। तब भी मेरा समर्पण उनके प्रति था। ऐसे में मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि तीसरी बार मैं उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं तो बीजेपी को 240 सीटें। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सरकार चल पाएगी, क्योंकि सहयोगी दलों को अपनी अहमियत का अंदाजा है और उसी हिसाब से वो मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। कुछ की मांगे दबी छुपी हैं तो कुछ खुल्लम खुल्ला अपनी पसंद की मिनिस्ट्री चाह रहे हैं। एक तरफ जहां सहयोगी दल अपने लिए ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद हासिल कर लेना चाह रहे होंगे, उससे ज्यादा दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एनडीए के घटक दलों का बीजेपी से तालमेल नहीं बैठता। मसलन अग्निवीर वाली योजना को ही ले लीजिए। जेडीयू चाहता है कि सरकार इस पर विचार करे, इस योजना की समीक्षा करे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। उसी तरह जातिगत जनगणना के सवाल को देखें तो जैसी मांग कांग्रेस करती है, कमोबेश वैसी ही मांग नीतीश कुमार भी करते हैं। और तो और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान मानने वाले चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। जातीय जनगणना पे क्या कहेंगे आप इस सरकार को कि नहीं पूरा देश में जातीय जनगणना होना चाहिए? बिहार सरकार ने डाटा जारी कर दिया, उस पर आपका क्या स्टैंड? देखिए, मेरी पार्टी का स्टैंड इस बात को लेकर क्लियर है। हम लोग पक्षधर हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसी तरह महिला आरक्षण का समर्थन तो सभी करते हैं, लेकिन उस 33% आरक्षण के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए भी वो उप कोटा चाहते हैं। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के हम लोग पक्षधर हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज के ऐसे वर्ग से आने वाली महिलाएं जिनको संभवतः अभी भी जातीयता के आधार पर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, वो भी होना चाहिए। तो सवाल है कि क्या इन मुद्दों पर मोदी सरकार 3.0 को कोई दिक्कत हो सकती है? क्या सरकार खतरे में पड़ सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीटें बेशक गिरी हैं, लेकिन अब भी 2014 और 19 को छोड़ दें तो ये जीत 1984 के बाद की सबसे बड़ी जीत है। अगर 2014 और 19 को जोड़ें भी तो तीसरी सबसे बड़ी जीत है। ऐसे में सरकार के लिए कोई खतरा तो नहीं दिखता। जिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, वो पार्टियां भी पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में खड़ी दिखती हैं। हमारा कोई शर्त सरकार को समर्थन देने की नहीं।
हमारा अनकंडीशनल समर्थन है। 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये चर्चा खूब है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी सहयोगियों के दबाव में रहेंगे, क्योंकि बीजेपी बहुमत से दूर है। उसे 240 यानी बहुमत से 32 सीटें कम मिली हैं। चर्चा ये भी है कि सहयोगी दल बीजेपी पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए। इससे भी ज्यादा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पुराने रिकॉर्ड की चर्चा हो रही है कि इन दोनों लोगों का क्या है। दिखते इधर के हैं और कब उधर के हो जाएं, कौन कह सकता है। अभी उम्मीद बढ़ती है लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। इन राजनीतिक अटकलबाजियों के बीच सवाल है कि हकीकत क्या है। क्या एनडीए के भीतर बीजेपी इतनी कमजोर है और उनके सहयोगी इतने मजबूत कि वो बहुत सख्त मोल तोल कर सकें? इसको आंकड़ों से समझिए। मान लें कि नीतीश कुमार बाहर हो जाएं तो क्या होगा? एनडीए की 293 सीटें घटकर 281 रह जाएंगी, यानी फिर भी उसका बहुमत बरकरार रहेगा। और जेडीयू इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो इंडिया की सीटें 232 से बढ़कर 244 हो जाएंगी, यानी बहुमत से फिर भी दूर। तो अकेले जेडीयू के अलग होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि टीडीपी अलग हो जाए तो क्या होगा। टीडीपी के 16 सांसदों के अलग होने से एनडीए 293 की जगह 277 रह जाएगा, यानी फिर भी एनडीए का बहुमत बना रहेगा। और अगर टीडीपी इंडिया के साथ मिल जाए तो इंडिया 232 से बढ़कर 248 तक पहुंच जाएगा, यानी अब भी बहुमत से दूर है। अब एक तीसरी स्थिति की कल्पना करते हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों अलग हो जाएं तो क्या होगा? टीडीपी और जेडीयू इंडिया में मिलते हैं तो इंडिया 260 सीटों तक पहुंच जाएगा, यानी फिर भी बहुमत से 12 सीटें कम रहेंगी, जबकि एनडीए की सीटें 265 रह जाएंगी, यानी वो भी बहुमत से 8 सीटें कम। तो सीटें इतनी कम नहीं है कि इनकी व्यवस्था ना हो सके। यानी ऐसा भी नहीं है कि जेडीयू टीडीपी के पास मोल तोल की ताकत नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा है। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन में भी सीधे चले जाना राजनीतिक नासमझी होगी, जबकि एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के संसदीय दल के नेता के चुनाव से पहले ही एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता नहीं चुन लिया होता। अब सवाल है कि सरकार को खतरा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है कि पहले भी गठबंधन की सरकारें चली हैं और अपना कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रही हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो वो पूरे 5 साल चली। वो भी गठबंधन सरकार ही थी जिसमें बीजेपी के पास 182 सांसद थे, यानी मोदी की बीजेपी से 58 सांसद कम थे। 2004 में जब मनमोहन सिंह की यूपीए वाली सरकार बनी तो वो भी 5 वाली थी, जबकि उस वक्त कांग्रेस के सांसदों की संख्या 145 थी, यानी मौजूदा बीजेपी से 95 कम। उसी तरह 2009 में भी जब मनमोहन सिंह की दोबारा सरकार बनी तो वो भी पूरे 5 साल चली। तब कांग्रेस के सांसदों की संख्या काफी बढ़ गई थी, फिर भी वो 206 तक ही पहुंची थी, यानी मौजूदा बीजेपी से 34 सांसद कम। फिर एक बार विपक्षी खेमे के इंडिया ब्लॉक को एक तो बहुमत नहीं मिला है, दूसरे उसने ही तय कर लिया है कि वो सरकार बनाने के खेल में शामिल नहीं है, वो सही समय का इंतजार करेगी। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. और 100 बात की एक बात यह है कि जिसका इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक मिलकर भी एनडीए के बराबर तो दूर बीजेपी के बराबर भी सीटें नहीं ला पाया है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में
अकेली बीजेपी ने जीती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो आज हम आपको बता रहे हैं गठबंधन के गणित में नरेंद्र मोदी कैसे भारी हैं। गठबंधन सरकार संतुलन और सहयोग पर टिकी होती है और इसके लिए जरूरी है गहरी राजनीतिक समझ। नरेंद्र मोदी सियासत की साधना में भी माहिर नजर आते हैं। सरकार के नेतृत्व करने से पहले नरेंद्र मोदी ने लंबा अरसा संगठन के लिए काम किया है और इस दौरान कई मौकों पर उन्होंने गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 2014 के चुनाव से पहले तमाम सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी ने ही जोड़ा। जब वो बीजेपी के संगठन में काम कर रहे थे तब भी पंजाब, हरियाणा से लेकर अपने गृह प्रदेश गुजरात में दूसरे दलों से गठबंधन करके बीजेपी को मजबूत बनाया। एक दबदबे वाले प्रधानमंत्री की छवि नरेंद्र मोदी के नाम पर चस्पा हुई है। ये भी सही है कि बीते 10 वर्षों से वो लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते आ रहे हैं, लेकिन इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन धर्म का पालन करना प्रधानमंत्री मोदी को आता नहीं। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। 2001 में गुजरात की बागडोर संभालने से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन में 14 साल तक काम किया था। इसमें गठबंधन कैसे तैयार किया जाता है और मिलकर कैसे काम किया जाता है, इसकी झलक कई बार दिखी। 1990 में जनता दल के साथ गठबंधन कराने में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी तरह 1996 में जब वो गुजरात से दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव होकर आए तो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से गठबंधन कराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। उसी तरह 1998 में जब वाजपेयी की सरकार बनी तो सहयोगी दलों को जोड़ने में भी मोदी की भूमिका थी। सबको जोड़ने के इस हुनर के कारण ही उनको बीजेपी ने 1998 में ही बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर संगठन का प्रमुख बना दिया। फिर प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मोदी के पास बहुमत था, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों को भी साथ रखा था। उसी का नतीजा था कि शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल से लेकर टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों के सहयोगी मोदी सरकार में मंत्री बनते रहे। जिस टीडीपी ने विशेष राज्य दर्जा मांगा था, उसको लेकर भी एनडीटीवी को ये खबर मिल चुकी है कि इस बार वो अड़ियल रवैया अख्तियार करना नहीं चाहती। इसीलिए वो राज्य के लिए स्पेशल औद्योगिक नीति चाहती है। 2018 में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने से नाराज होकर एनडीए से अलग हो चुके हैं। इस बार सियासी हालात बदले हैं। अगर केंद्र सरकार यानी बीजेपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष तौर पर स्पेशल इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी को बनाती है तो उस पर शायद चंद्रबाबू नायडू राजी हो जाएं, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता में से ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे आंध्र प्रदेश में लगवाना चाहते हैं। यानी सहयोगी दलों के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करके प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं। रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए।